जोहार, नमस्कार। दूरदर्शन के नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा और शिक्षा का जो स्वरूप है वह सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और समाज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान की परंपरा क्या है और उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है, इस विषय पर आज चर्चा हम लोग करने वाले हैं। हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप श्रीमान डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी रांची विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। राजकुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार जी, जब नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में चिन्हित और प्रचारित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? इसे क्यों नहीं हम नई शिक्षा नीति क्यों नहीं कह सकते हैं? पहले तो रांची दूरदर्शन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, चूँकि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। जी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए कहते हैं चूँकि यह जो नीति बनी है वह पूरे देश के जितने शैक्षणिक संस्थान हैं उन सभी पर लागू करने की बात है। तो यह एक राज्य से संबंधित नहीं है, पूरे राष्ट्र से संबंधित है, इसलिए इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे। अब जहाँ तक नई शिक्षा नीति कहने की बात है, तो जो चीज़ें अभी की हैं, जैसे इससे पहले वाली जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, तो निश्चित रूप से कुछ लोग इसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, लेकिन बेहतर कहने के लिए होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चूँकि ये 2020 में मतलब इस शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण आयामों पर दृष्टि निक्षेप किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, जब आपको जब नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है तो इसमें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान की जो परंपरा रही है, उसके बारे में भी कुछ ऐसा बताया गया है या कहा गया है या उसकी पढ़ाई ऐसी होगी, तो वो क्या है? देखिए, अगर मैं इस नई शिक्षा नीति की विशेषताओं को पॉइंट वाइज कहूँ तो इसमें मुझे 6 इस तरह की विशेषताएं दिखती है जिसके बारे में कि अभी सबको बेहतर तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है जी। जिसमें कि पहला पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरिटी। ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयकवाद आप कह सकते हैं। वैसे पहले जो हमारे यहाँ सिस्टम था वो संकाय केंद्रित हुआ करता था, जैसे ये वाणिज्य संकाय है, ये कला संकाय है, यह विज्ञान संकाय है। अब उस कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया, मतलब संकाय सिस्टम, अब संकाय का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अच्छा। अब क्या है कि कोई बच्चा अगर फिजिक्स मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखता है या पहले के भाषा में कहें तो ऑनर्स रखता है, तो फिजिक्स के साथ वो हिस्ट्री भी रख सकता है, जो कि पहले नहीं यह व्यवस्था थी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी। इसमें क्या है कि हर विद्यार्थी को यह छूट होगी कि वो अपने चॉइस के हिसाब से विषय का चयन कर पाएगा। तो यह हो गया पहला मल्टी डिसिप्लिनरिटी। दूसरी विशेषता इसका है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि इसमें जैसे पूरा जो कोर्स है स्नातक स्तर का, अगर अभी हम बात करें तो वो 4 वर्ष का बनाया गया है। इसमें 4 वर्ष में मान लिया कि कोई विद्यार्थी पहले साल की पढ़ाई करके, पहले साल में 2 सेमेस्टर सिस्टम है, 8 सेमेस्टर होगा 4 वर्षों में, प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर। तो कोई विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई पूरी करके यानी कि 2 सेमेस्टर कंप्लीट करके वो चाहे कि हम एक संस्थान से दूसरे संस्थान में चले जाएं तो यह उसको छूट होगी, जो कि अभी के व्यवस्था में वो संभव नहीं था। तो ये हो गया मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। कई बार वो फिर चाहे कि 1 साल दूसरे जगह पढ़ करके फिर हम वापस आ जाएं तो वह भी कर सकता है। तो वो 1 साल काउंट होगा? यस, काउंट होगा, बिल्कुल। अच्छा। इसमें 7 साल का समय दिया गया है कि ये जो 8 सेमेस्टर है इसकी पढ़ाई 8 वर्षों में उसको पूरी करनी होगी वैसे। अच्छा, ठीक है। अब 7 वर्ष, इस 7 वर्ष के क्रम में वो जितनी बार ऐसे चाहे कि दूसरे संस्थान में चले जाएं फिर हम वापस आ जाएं तो वो कर सकता है, ये उसको छूट दी गई है वैसे।
तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। जी। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही गई है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हुआ कि जैसे प्रति वर्ष जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसमें 2 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर में विश्वविद्यालयों के द्वारा निर्धारित होगा कि इतने क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी। वैसे तो वो क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट का क्या है, एक क्रेडिट का मतलब हो गया 15 घंटे का इंस्ट्रक्शनल टीचिंग क्लासरूम प्रोग्राम, यानी कि जो लेक्चर देने का प्रोग्राम होता है, या 30 घंटे का प्रैक्टिकल का प्रोग्राम। तो यदि मान लिया जाए कि कोई कोर्स है एक सब्जेक्ट में जिसमें कि मान लिया कि 3 क्रेडिट का वो कोर्स है, तो 3 क्रेडिट का कोर्स होने का मतलब ये है कि उसको 15 गुने 3 यानी कि 45 घंटे की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए लेक्चर के हिसाब से। अगर उसी में मान लिया कि प्रैक्टिकल भी शामिल है तो फिर उसको देखना होगा, पर प्रैक्टिकल के लिए आपको मान करके चलना है कि 30 घंटे की पढ़ाई होगी तो 1 क्रेडिट जुटेगा। तो यह व्यवस्था की गई। दूसरी बात, 1 क्रेडिट को चेक करने के लिए 25 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। जैसे अगर कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है तो उसमें 100 मार्क्स होगा, 2 क्रेडिट का है तो 50 मार्क्स होगा। तो यह व्यवस्था बनाई गई है। अब क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, हर बच्चे को उस विश्वविद्यालय का जहाँ की वो नामांकित होगा, जहाँ से वो अपीयर होगा एग्जाम के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो उससे क्या होगा कि जो वो पास आउट होगा उसके बाद उसका दिखेगा कि कितना क्रेडिट ये बच्चा किन किन विषयों को पढ़ करके अर्जित किए हुए है। वैसे तो ये सिस्टम बनाने की बात है। तो ये इसकी मतलब अब सालाना जो मतलब एग्ज़ाम, पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम सालाना देना है, तो इसमें ये एडिशनल इसको भी ऐड कर दिया गया है। ऐड कर इसलिए चूंकि अगर ये ऐड नहीं किया जाएगा तो फिर ये जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान बनाया गया है यह ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। चूंकि मान लिया कि हम पहले साल में कोई बच्चा रांची विश्वविद्यालय में पढ़ता है और दूसरे वर्ष वो चला जाना चाहता है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, तो फिर विनोबा भावे विश्वविद्यालय को कैसे उसको मालूम हुआ कि ये कितना क्रेडिट अर्न किए हुए है ऐसे। बिल्कुल। तो ये सहूलियत बनाई गई है। वैसे इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। चौथी विशेषता इसकी, चौथी विशेषता है इसमें जिसको कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा जाता है जी। इसमें जोर दिया गया है कि किस तरह से हमारी जो भारतीय ज्ञान की परंपरा काफ़ी समुन्नत रही है जी, उस परंपरा से युवा पीढ़ी को किस तरह से रूबरू किया जाए, या हमारे जो ज्ञान के खजाना हैं जो कि प्राचीन शास्त्रों में समाहित हैं, वह ज्ञान आज यूज में आए, वह वहीं सिमट करके नहीं रह जाए। तो इसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम किया गया है, जिसके तहत कि कुछ विषयों को डाले गए हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अब उसमें कुछ कुछ इसके जो अंतर्गत आने वाले विषय हैं उनको डाला जाएगा कि मान लिया कि हमारा प्राचीन जो था वो कितना गौरवशाली था और उस गौरवशाली अतीत का कितना अंश हम आज के डेट में अपने जो सिलेबस है उसमें इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, उसमें समाहित कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी उसको जान सके कि हाँ हम ऐसे देश से हैं जहाँ के लोग इतने समुन्नत थे मानसिक रूप से। तो दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम। 5वीं इसकी विशेषता है कि एक साथ कोई भी बच्चा अगर चाहे तो 2 विषय में ऑनर्स कर सकता है। उसको डबल मेजर कहा जाता है, डबल मेजर कहा जाता है। अब उसका क्रेडिट फिक्स किया गया है। वैसे जी। एक और प्रावधान किया गया है कि जैसे एक मेजर के लिए एक बच्चा मान लिया कि इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है तो इंग्लिश उसका मेजर कहलाएगा। उस इंग्लिश मेजर से जो इंटायर क्रेडिट होगा 8 सेमेस्टर में, मान लिया जाए कि टोटल क्रेडिट 160 है जो कि निर्धारित किए हुए एक मापदंड के रूप में यूजीसी ने, तो उसके हिसाब से 80 क्रेडिट जो उसका अर्न होना चाहिए वो इसी मेजर कोर्स से होना चाहिए। अच्छा, ये एक प्रावधान बना दिया गया है, यानी कि 50% उसके जो क्रेडिट अर्न होने चाहिए वो उसके मेजर सब्जेक्ट से, ऑनर सब्जेक्ट से आना चाहिए। वैसे यह प्रावधान किया गया है जी। उसी तरह से किया गया है कि कोई बच्चा अगर मान लिया कि मानसिक रूप से बहुत ही बेहतर है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो एक साथ चाहे तो 2 विषयों में भी मेजर कर सकता है। अच्छा, तो ये छूट दी गई, ये छूट दी गई है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन ये छूट दी गई है वैसे जी। तो यह प्रावधान भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो छठा पक्ष है वो है कि एक साथ 2 तरह की डिग्री भी ली जा सकती है। अगर कोई बच्चा इतना मेधावी है, उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ और भी डिग्री साथ साथ ले लूँ,
तो उसका भी प्रावधान किया गया है। इधर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, हाँ, और इधर हम चाहें कि हम रेगुलर कोर्स में किसी सब्जेक्ट रख करके मेजर कर लें तो वह भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि एक साथ दोनों के क्लासेज की व्यवस्था न हो, क्लासेज की व्यवस्था अलग अलग हो। कहने का मतलब यह है कि इस नई शिक्षा नीति में ये पूरा प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी बच्चा अगर मेधावी है सही मायने में तो वो भरपूर डिग्री अर्जित कर सकता है। साथ ही साथ अब किया गया है कि जैसे 1 साल की उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो उसको सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी, 2 साल अगर वो पढ़ लेगा तो डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, 3 साल पढ़ लेगा तो उसमें बैचलर की डिग्री दी जाएगी, और 4 साल अगर पढ़ लेगा तो उसको बैचलर विद ऑनर्स ऑब्लिक रिसर्च की डिग्री। मतलब अब एक ही साथ ये सारे सिस्टम को यस खोल दिया गया है, खोल दिया गया। ये तो काफ़ी है काफ़ी मतलब बड़ा। हाँ, देखिए अब मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो उद्देश्य रहा है वह यह रहा है कि हम अपने नौजवानों को ये जो भी उनके पास मानसिक क्षमता है उसका भरपूर यूज करने का मौका दें, जो पहले थोड़ा सा क्लोज था, बंद था। और जो कमिंग मतलब आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, हाँ, ताकि उसको कैसे हम कैसे हैंडल कर सकें वैसे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बात होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो आपने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसको कैसे डाला गया है, कहाँ डाला गया है? देखिए अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि हमारा जो प्राचीन शास्त्र है जी, वह ज्ञान का खजाना है। एक भाषा वैज्ञानिक होने के नाते मैं कुछ इसके पहलुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे समय के हिसाब से लें तो हमारे यहाँ 4 वेदों की रचना हुई, और यह रचना आज नहीं 1500 BC। 1500 BC का मतलब हुआ कि आज लगभग 3.5। हाँ, लेकिन जो साक्ष्य आधारित हमारा इतिहास आधारित इतिहास है उसके हिसाब से तो ये 4 वेदों की रचना हुई। अब अगर आप समानांतर कोई सभ्यता की तलाश करेंगे तो मुझे कोई ऐसी सभ्यता नहीं दिखती है जिसकी इस तरह की साहित्यिक कृति हो। यह सोचने की बात है कि जब 1500 BC में वेद की रचना हुई तो वेद जिसका मतलब ही होता है ज्ञान, बिल्कुल, तो आप समझें कि वेद की रचना जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का साहित्य है, अगर आप उस हिसाब से भी सोचें तो किसी भी भाषा में अचानक उस तरह का स्तर तो हो नहीं सकता है, ये माने हुई बात। बिल्कुल। और जो वेद में ऋचाएं हैं, अगर उसका जिस तरह से संकलन किया गया है और जितने सूक्ष्म पहलुओं को उसमें रखा गया है, समाहित किया गया है, वह अपने आप में अद्भुत चीज है। हाँ, खास करके छंदों की जो रचना है, छंदों की रचना ही नहीं, जैसे आप इस रूप में समझें कि इन 4 वेदों के व्याख्या के लिए ही 6 वेदांग की रचना की। बिल्कुल 6 वेदांग लिखे गए। बिल्कुल। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग हुए। ये 6 वेदांग जो हैं वो बिल्कुल भाषा केंद्रित हैं। ये केवल वेदों में दिए गए ज्ञान की व्याख्या के लिए किए गए। यह अपने आप में अद्भुत बात है। अद्भुत बात। बिल्कुल। अब सोचिए आप, मैं यह कहता हूं कि जैसे छंद, उदाहरण के तौर पर मीटर, कंपोजिशन के लिए किस तरह से साहित्यिक रचना होनी चाहिए। मैं चूंकि एक अंग्रेजी का शिक्षक हूं तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारे यहाँ मीटर कहते हैं छंद को, मेट्रिकल कंपोजिशन है, जो कविता की पंक्तियाँ होती हैं। अंग्रेजी में मान लिया कि कविता की पंक्ति है, उसको समझने के लिए पंक्ति को विभक्त किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड किया जाता है उसको उसमें फुट के हिसाब से, और उसमें सिलेबल होते हैं। टेक्निकल टर्म है ये सब थोड़ा, लेकिन जी। मैं कहूँ तो सिलेबल जो है वो ध्वनियांश आप कह सकते हैं, ध्वनि का अंश है। एक शब्द है उसका एक हिस्सा है, कहीं कहीं पर एक शब्द जो है वो कंप्लीट एक ध्वनियांश भी होता है। वैसे कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन का चक्र है यहाँ पर। वैसे तो अब मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे इंग्लिश के पंक्तियों को डिवाइड करने के लिए 2 सिलेबल्स मिला करके एक फुट बनाते हैं, और फुट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पाद। ठीक है, तो यह जो है संस्कृत में जो हमारा ये छंद है उसमें इसकी चर्चा की गई है कि मीटर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उसी समय से था, और ये जो फुट इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया, मुझे लगता है कि वह जो पद है
उसी पद के लिए यहाँ ट्रांसलेशन अच्छा, कर दिया फुट, गया। फुट, हाँ, यस, बिल्कुल, ट्रांसलेशन बिल्कुल, कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप समझें, अगर आप थोड़ा सा इतिहास के हिसाब से जाएंगे और अवधि के हिसाब से जाएंगे तो संस्कृत भाषा अंग्रेजी की तुलना में, अंग्रेजी का जो इतिहास है वो अभी लगभग 1600 वर्षों का इतिहास है। 545 एडी की बात है वो, और संस्कृत का तो आप समझ सकते हैं कि वेद की ही रचना 1500 BC में हुई। नहीं, ऐसे भी तो अब ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि कौन कहां से चीजों को लिया है। नहीं, अभी भी अगर गूगल वगल में सब कहीं डालिए कि भाई दुनिया का सबसे पुराना तो संस्कृत आएगा, बिल्कुल। नहीं, सबसे पुराना अगर व्याकरण है तो फिर पाणिनि का है, बिल्कुल। अब उसके बाद पाणिनि पर भी हम लोग आ जाएं। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में ब्लूमफील्ड एक अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्ट थे जी, ठीक है, संरचनावादी वो ये विद्वान थे। तो उन्होंने कहा है कि पाणिनि अष्टाध्यायी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। नो लैंग्वेज टिल डेट हैज बीन एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटिफुली एज इज द केस विद पाणिनिज अष्टाध्यायी। जिस तरह से संस्कृत की व्याख्या की गई है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का वंडरफुल एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अमेरिका का इतना बड़ा विद्वान हमारे पाणिनि के बारे में इस तरह की बात कहता है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं कि जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी से बहुत सारी चीज़ों का सूत्रपात हुआ। उदाहरण के तौर पर पाणिनि ने सबसे, उनसे भी पहले एक यास्क नाम के थिंकर थे और वो एक भाषाविद भी थे। यस, बिफोर पाणिनि, पाणिनि से पहले, हाँ, पाणिनि से पहले जी। तो यास्क ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन चीज़ों को, खास करके एटिमोलॉजी पर, किस तरह से शब्द की रचना होती है, निरुक्त जो है उसके ऊपर उनका बहुत काम है वैसे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और पाणिनि ने तो उसको संपूर्णता ही प्रदान कर दी। जैसे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की कि कोई वाक्य है तो कोई वाक्य में 4 तरह के शब्द हो सकते हैं, ठीक है, नाम, आख्यात, आख्यात वर्ब को कहते हैं, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ से एक ट्रेडिशन की शुरुआत हुई, एक परंपरा की कि किस तरह से व्याकरणिक अध्ययन को आगे जारी किया जा सके। तो मुझे लगता और है पाणिनि ने तो 4000 शब्दों का सूत्र बनाया और उन्होंने इस तरह से 4000 वर्ग जो शब्द हुए, इनके मूल रूप में किस तरह से विभक्तियों को जोड़ जोड़ करके और पूरे संस्कृत भाषा के व्याकरण को ही स्पष्ट रूप से रख दिया लोगों के सामने में। और उसी से प्रेरित होकर के आप नाम सुने होंगे नोम चॉम्स्की का, उन्होंने जनरेटिविज्म की एक थियरी भी दी वैसे। तो उसमें उन्होंने ये बनाया कि यह सूत्र है और इस सूत्र का हेल्प ले करके और आप कितने तरह के वाक्य बना सकते हैं, इससे वो आप बनाएं। और मोटे तौर पर जितने तरह के वाक्य बन सकते थे वो सारे के सारे वाक्य उन सूत्रों के आधार पर व्याख्यायित हो जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। ये चीज तो हम लोग को पढ़नी चाहिए, पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए जानने की जरूरत है। इसीलिए तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में इन चीजों को वहां रखने की जरूरत है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे मान लिया जाए कि ये तो डॉक्टर साहब भाषा की बात हुई। अब ठीक है, भाषा पर तो हम लोग राइट, हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे कला है, जैसे विज्ञान है, तो ऐसे इस क्षेत्र में भी हमारा योगदान रहा है। बिल्कुल, जैसे हाँ बिल्कुल, मैं अब उसको भी स्पष्ट करता हूँ। वैसे जैसे आप नवग्रह पूजा की बात सुने होंगे, वैसे नवग्रह पूजा की चर्चा हमारे यहाँ यजुर्वेद से शुरू है, ठीक है। अब आप इस नवग्रह में कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह जी। इन नवग्रहों की पूजा की जाती है। अब आप वहाँ से आगे बढ़ें, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर के तरफ जाएं। प्लैनेट कितने खोजे इन लोगों ने? 9 खोजे थे, 9 खोजे, जिसमें कि एक साइज के आधार पर थे, तो वहाँ भी 9 है। और आप इधर देखें कि ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों में वहाँ है कि नहीं है? राहु और केतु को छोड़ दें तो बाकी ये जो 7 ग्रह हैं वो यहीं से लिए गए हैं, वैसे यहीं से लिए गए हैं। और ये जो 9 ग्रह की बात है तो आपको पता ही है कि शुक्र, हाँ आप टाइम डिवीजन पर आए। जैसे मान लिया जाए कि वेस्टर्न कल्चर के लिए ज्ञान का मॉडल के रूप में ग्रीक कल्चर है और सिविलाइजेशन, ग्रीक नॉलेज है, ठीक है, या ग्रीक नॉलेज सिस्टम आप कहें, उसी को एक्सप्लोर किया बाद में किया गया। अब हमारे यहाँ जब वेद की रचना हुई उस समय में
1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच 4 वेदों की रचना हुई। जो ग्रीक कल्चर और सिविलाइजेशन है, यहाँ नॉलेज जो प्रखर हुआ, प्रखर रूप में आया, उसका समय है 8वीं 9वीं बीसी। ठीक है, अब आप यहाँ फिर देखिए कि किसने किसके ज्ञान का यूज किया जी। आप उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इलियड और ओडिसी, ठीक है, होमर की रचना है, ये 9वीं शताब्दी की रचना है। और उसके बाद फिर सोक्रेट्स से फिलॉसफिक ट्रेडिशन की शुरुआत हुई, जो कि 5वीं सदी की बात है। तो 5वीं, 4थी, 3री, तो हमारे यहाँ जिन ज्ञानों की खोज 1000 वर्ष उनसे भी पहले कर दी गई थी, वो खोज में वो लगे 1000 वर्ष के बाद। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये तो एस्ट्रोनॉमी हो गया ना। हाँ, एस्ट्रोनॉमी हो गया। उसी तरह से आप मैथ्स पर जाएं, अगर देखें, जैसे गणित पर जाएं जी। मैं आपको बताऊं कि जितने तरह की भाषाएं हैं आज, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अरबिक लैंग्वेज को ले लें, चूंकि अरबिक स्पीकिंग लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है, और अरबिक जो है वो एक सेमेटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से आता है। वैसे वो इंडो यूरोपियन फैमिली का नहीं है। अब उसमें मैं संख्या पद्धति को मैं बताता हूँ। पहली जो संख्या है उसमें, उसको हम बोलते हैं वाहिद, दूसरा को इत्नैन, तीसरा को तिलाता, चौथा को अरबा, पांचवा को खमसा, छठा को सबा, सातवां को सित्ता, आठवां को तमानिया, नवां को तीसा और 10वां को आसरा। यानी कि वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, खमसा, सबा, सित्ता, तमानिया, तीसा और आसरा, ये 10। ठीक है। अब देखें जो 11th नंबर है उसको कहते हैं वाहिदास। वाहिद मीन्स 1 और आसरा मीन्स 10, 10 and 1 that becomes 11। ठीक है, वाहिदास। ये हमारी जो अब आप दशमलव देखिए, पद्धति अब मैं है, उस पर मैं कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ संस्कृत में सिस्टम देख लीजिए। वैसे जी। 1 से जो शुरू होता है, वैसे अब 1, 2 करके आगे जब बढ़ते हैं तो 81 यानी कि 1 और 10 मिलकर के 11 हो गया। तो वो जो 81 का सिस्टम है या द्वादशी का जो सिस्टम है, 10 और 2 12, ठीक है, त्रियोदशी का 3 और 10 13, तो वही यहाँ पर उन लोगों ने फॉलो किया, सेमेटिक कल्चर वाले। कह रहे इंडिया तो नंबर सिस्टम डेवलप ही कर दिया है, तो क्यों ना हम उसी के आधार पर आगे बढ़े। वैसे तो ये देखिए कि मतलब नक्षत्रों को हमने नाम दिया, बिल्कुल नक्षत्रों को नाम दिया, गणित को हमने दशमलव पद्धति दी, बिल्कुल दी बिल्कुल। अब आप देखिए, टाइम का डिवीजन किया, बिल्कुल। और हमारा जो डिवीजन है वो कितना साइंटिफिक है, आज के डेट में भी कितना साइंटिफिक है। जैसे आप समझ लें कि पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री के अंतर पर होते हैं वैसे, ठीक है, और 15 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चर्चा है। अब हर 12 डिग्री में एक दिन परिवर्तन होते जाता है वैसे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट बिकम्स 180। तो देखिए अब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये कितना साइंटिफिक है, लेकिन इन ज्ञानों के प्रति कितने लोग आज भी भारतवर्ष में हैं, जो कि ये तो उदासीनता है उनके ये अंदर, जो शिक्षा पद्धति हमारी थी वो कहीं ना कहीं उदासीनता अख्तियार करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम लोगों ने ऐड किया। यस, इसको हम लोग ऐड करने का प्रयास किए हैं, आप ऐसे समझें। और ये तब तक काफ़ी प्रचलित और या लोकप्रिय नहीं हो सकती है जब तक कि हम सभी जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं वो इसको एक ठोस रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अपने सिलेबस में। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारी ये जो भी प्राचीन शास्त्र की उपलब्धियां हैं, इसको हमारे जितने सब्जेक्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैथमेटिक्स में यह देने की ज़रूरत है कोर्स के कंटेंट के रूप में कि भारतीय चिंतन परंपरा का मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या योगदान रहा है। वैसे अब पाई को सबसे पहले 3.14 पाइथागोरस भी पढ़ते हैं, पाइथागोरस भी पढ़ते हैं, यस। लेकिन जबकि मुझे लगता है कि जब भारत के किसी हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उसको पहले ही बुधायन थे वो, पहले ही उन्होंने बना दिया था उसको, और उसको और सरल तरीके से उन्होंने रखा है, इसलिए अब उसका नाम पाइथागोरस बुधायन परिमेय कहा जाता है। वैसे तो इस तरह की बात है। मैं आपको बताऊं कि ज्ञान का इतना विपुल भंडार है, वो उसको डिकोड करने की जरूरत है, उसको थोड़ा प्रचलन में लाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे लोग समझ सकें कि निश्चित रूप से मैं इस तरह के मातृभूमि से हूँ जहाँ की इतने प्रखर मस्तिष्क के लोग हुआ करते थे। वैसे यह मामूली बात नहीं है। आपको और मैं बताऊं, जैसे हमारा ही देश पहला है
जो इस मामले में भी जैसे मंत्र का यूज, मंत्र जो है वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित की गई चीज़ है। आप अभी भी जानते हैं कि कई जगहों पर मंत्रोच्चारण के माध्यम से ही जो सर्पदंश अंदर के बाद जो हमारे ब्लड में वो जो उसका विष घुसता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। आज भी आप जानते होंगे, और आप अगर थोड़ा बहुत गांव से कनेक्टेड होंगे तो जानते होंगे वैसे। तो ये कोई मामूली बात है कि मंत्र से किसी के शरीर पर किस तरह का प्रभाव पैदा करना है यह उत्पन्न कर दिया जाता था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, मतलब हम लोग उत्तरार्ध में हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप चंद शब्दों में? हाँ, मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें बहुत सारे अद्भुत चीज़ें हैं, और यह हमारा दायित्व है कि हम उन चीज़ों को खोज निकालें जिससे कि पूरे मानव जीवन का जो वो जीवन जीने की शैली है उसको गुणात्मक रूप से समृद्ध करना संभव हो सके। यह बहुत ही आवश्यक है, और हमारे पास जो एक ज्ञान का विपुल भंडार है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम निश्चित रूप से आज के जीवन शैली को समृद्ध कर सकते हैं। तो उसी के लिए एक प्रयास किया गया है। बल्कि मैं यह कहूँगा कि ये जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके माध्यम से एक भारतवर्ष में पुनर्जागरण का काल, पुनर्जागरण का काल के रूप में हम इसे देखें और इसे स्थापित करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हम विश्व गुरु के रूप में अपने आप को पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। यह हमारी बिल्कुल ही ये हमारा विश्वास है, ये मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, ये हमारी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा, जो नई शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से हम जानते हैं, उसमें भारतीय नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो करना चाहिए, हम बिल्कुल करना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम भविष्य में आते रहेंगे, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा चाहते हैं, विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।